गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। भारत सिलेक्शन विंग कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर मैं राकेश वर्मा एक बार फिर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली 2 क्लास में मैंने अलंकार टॉपिक पढ़ाया है, उसमें लगभग आधे से ज्यादा अलंकार मैंने उसमें समाप्त कर दिया है। तो आप मेरी पीछे वाली वीडियो देखिएगा, उसके बाद में आज जो अलंकार का टॉपिक होगा उसका ये लास्ट वीडियो होगा। इस तरह से लगभग 23 अलंकार आज समाप्त हो जाएंगे। यानी पिछली 2 क्लास में भी लगभग 10 पढ़ाया है, 10 करके, है ना, 8 अलंकार लगभग हो चुके हैं। तो कुछ अलंकार के बारे में बेसिक मैंने नियम बताए थे कि अलंकार कैसे आप पहचानेंगे, है ना, कौन सा अलंकार किन पंक्तियों में है। तो कुछ क्वेश्चन उससे पहले वाली क्लास के रिवीजन कर लेंगे। एक लिखवाया था कि अलंकार का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, आभूषण या सजावट होता है। और अलंकार संप्रदाय का प्रवर्तक पूछेगा, किसे कहा गया है, तो भामह को कहा गया है। और किसी भी काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उसे कहते हैं अलंकार। एक लिखवाया था, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रचते, है ना। ये लाइन किसने कहा है, तो आचार्य दंडी ने कहा है। इनकी पुस्तक का नाम क्या है, तो इनकी पुस्तक का नाम है काव्य दर्श। कई बार आयोग ने पूछा है कि काव्य दर्श पुस्तक किसकी है, तो आचार्य दंडी की पुस्तक का नाम है काव्य दर्श। उसके बाद मैंने कहा था कि अलंकार के भेद कितने होते हैं, तो अलंकार के अगर भेद की हम बात करें तो 3 होते हैं कुल। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो 2 अलंकार होते हैं। कौन से, शब्दालंकार, अर्थालंकार। तीसरा कौन सा था, उभयालंकार। तो हमने कहा था सिलेबस में आपके 2 दिए हैं, एक शब्दा और एक अर्थालंकार दिया है, तो उसी को पढ़ेंगे हम सभी। शब्दा में मैंने बताया था कि शब्द के माध्यम से जहां पर किसी पंक्ति में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां शब्दालंकार होता है। शब्दालंकार के भेद लिखवाया था, 5 होते हैं। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, वक्रोक्त अलंकार और वीप्सा अलंकार। तो 5 भेद हैं। अब अनुप्रास किसे कहेंगे, जहां पर वर्णों की आवृत्ति बार बार हो उसे अनुप्रास अलंकार कहेंगे। अब अनुप्रास अलंकार में भी अगर हम भेद की बात करें तो 5 होते हैं। कौन कौन से हैं 5? पहला है छेकानुप्रास, दूसरा है वृत्त्यानुप्रास, तीसरा है स्तुत्यानुप्रास और चौथा जो दिया है लाटानुप्रास और लास्ट दिया है आपका अंत्यानुप्रास। तो छेका में मैंने बताया था कि जहां पर वर्णों की आवृत्ति 2 बार हो या क्रमशः या रूपता 1 बार हो वहां पर छेकानुप्रास अलंकार होगा। दूसरी परिभाषा वृत्त्या में मैंने बताया था, जहां पर 2 से अधिक बार वर्णों की आवृत्ति होती है किसी भी पंक्ति में तो वहां पर वृत्त्यानुप्रास अलंकार होता है। तीसरा मैंने लिखवाया था श्रुत्यानुप्रास। श्रुति का मतलब आवाज होता है और एक ही उच्चारण स्थान से उच्चरित होने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें बोलते हैं श्रुत्यानुप्रास। और चौथा मैंने लिखवाया था लाटा। लाटा का मतलब लाटानुप्रास। लाटा का मतलब समूह होता है किसी भी अलंकार में, यानी जब दोनों लाइनें एक ही हों और उनके अलग अलग अर्थ हों, एक वर्ण या एक शब्द या एक कामा लगने के बाद उनका भाव अलग हो जाए वहां पर लाटानुप्रास अलंकार होगा। अंत्या मैंने बताया था, अंत्या का मतलब अंत। अंत का मतलब ये होगा कि किसी भी कविता के अंतिम शब्द जब एक जैसे हो, तुक मिल रहा हो तो उसे बोलेंगे अंत्यानुप्रास। तो इस तरह से अनुप्रास अलंकार के 5 भेद मैंने कल बताए थे पिछले वाले वीडियो में, पहली क्लास में। उसके बाद में यमक में बेसिक में मैंने क्या बताया था कि यमक अलंकार का मतलब होगा जहां पर कोई शब्द, जो शब्द जितनी बार आएगा उसके उतने अर्थ हो जाएंगे। यमक का मतलब ऐसे युग्म या जोड़ा होता है, जो शब्द जितनी बार आए उसके उतने अर्थ हो जाएं। यानी कहने का मतलब 2 बार आएगा, 4 बार आएगा, 6 बार आएगा, 8 बार आएगा, लेकिन सेम शब्द अगर आएगा तो दोनों के अर्थ अलग अलग होंगे। यानी शब्द जितनी बार, जितने शब्द उतने उसके अर्थ होंगे, यमक अलंकार। श्लेष में मैंने बताया था कि जहां पर किसी भी कविता में या किसी भी पंक्ति में एक शब्द आए लेकिन उसके अर्थ कितने हो जाए, अनेक, तो वहां पर हो जाएगा श्लेष। और श्लेष का मतलब संश्लिष्ट लिखवाया था, चिपका हुआ भी होता है। तो ये मुख्य रूप से 3 शब्दालंकार के भेद थे। 2 मैंने कल और बताए थे। एक था आपका वक्रोक्ति। वक्रोक्ति का मतलब जब कहने वाला कुछ और कहे, सुनने वाला उसका कुछ अलग अर्थ लगा दे, वहां वक्रोक्ति अलंकार होता है। उसके बाद में मैंने लिखवाया था वक्रोक्ति वीप्सा। वीप्सा और या फिर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। उसने कहा था जहां पर किसी पंक्ति में आदर दिया हो, शोक, दुख, भय, ये शोक आदि शब्द अगर दिए हैं और 2 शब्द जो आएंगे उन दोनों का सेम अर्थ होगा, समान अर्थ होगा, वहां पर वीप्सा या पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होगा। तो शब्दालंकार के 5 भेद इस तरह से मैंने समाप्त किया था। अब अर्था की बात। अर्था में कल क्या बताया है कि अर्थ के माध्यम से किसी भी कविता में अगर चमत्कार उत्पन्न होता है तो उसे अर्थालंकार कहेंगे। अर्थालंकार में सबसे पहला मैंने लिखवाया था उपमा अलंकार।
उपमा का मतलब क्या होता है? समानता या तुलना करना। जहां पर किसी कविता में किसी की तुलना या समानता दिखाई जाती है वहां पर उपमा अलंकार होते हैं। उपमा अलंकार के अंग के बारे में भी कल बात की थी। अंग कितने होते हैं? तो 4। उपमेय, उपमान, समान गुणधर्म, या फिर जो चौथा है वो है आपका वाचक शब्द। तो उपमेय का मतलब होता है जिसकी तुलना की जाए, उपमान का मतलब होगा जिससे तुलना कराई जाए, समान गुणधर्म का मतलब होगा उपमेय और उपमान के गुण या दोष बताने वाले शब्द, और वाचक शब्द जिससे उपमा अलंकार की पहचान हो, सा, सी, सम, सरिस के समान, तुल्य, ज्यों, जैसा, ये सारे शब्द अगर दिए हुए किसी भी पंक्ति में, इसका मतलब वहां पर उपमा अलंकार होगा। उपमा अलंकार के भी भेद लिखवाया था। 3 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक है आपका 3 भेद, पूर्णोपमा, लुप्तोपमा और मालोपमा। पूर्णोपमा का मतलब जहां पर उपमा अलंकार के चारों अंग हैं, चारों अंग उपस्थित हैं, इसका मतलब पूर्ण है तो पूर्णोपमा। अगर एक भी अंग वहां पर लुप्त हो गया है तो लुप्तोपमा हो जाएगा। और किसी भी अलंकार में एक उपमेय हो, उसके कई सारे उपमान हो, कई सारी विशेषताएं बताई जा रही हो एक ही उपमान की, तो वहां पर मालोपमा हो जाएगा। उसके बाद में कल मैंने बताया था रूपक अलंकार। रूपक में कहा था जहां पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहां पर रूपक अलंकार होता है। मैया मैं तो चंद्र खिलौना लाई हूं, है ना, बच्चा चंद्रमा को देख रहा है और खिलौने में अंतर नहीं पता कर पा रहा है, तो रूपक अलंकार। उसके बाद में उत्प्रेक्षा लिखवाया था। जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना मान लिया जाए वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। इसमें भी वाचक शब्द मैंने कल बताया था। वाचक शब्द के थ्रू अगर हम बात करें तो जनु जानो जनम, मनु मानो मनोम, ये उसके वाचक शब्द हैं, तो उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। उसके बाद में उत्प्रेक्षा के बाद मैंने संदेह अलंकार लिखवाया था। संदेह में भी की अथवा ये 2 वाचक शब्द यहाँ पर होते हैं मुख्य रूप से। और संदेह में बताया था कि जहां पर उपमेय में उपमान की संभावना अगर मानी जाएगी तो उत्प्रेक्षा होगा। और इसमें अगर हम बात करें संदेह में, जहां पर 2 वस्तुओं में या एक दूसरे वस्तु में भेद न किया जा सके वहां संदेह अलंकार होता है। यानी 2 वस्तुओं में हम भेद न कर सके वहां संदेह अलंकार होगा। और जहां पर संदेह अलंकार होगा भ्रांतिमान, कल भ्रांतिमान ही लिखा करके हमने समाप्त किया था। भ्रांतिमान का मतलब होता है जहां पर किसी भी पंक्ति को भूलकर हम किसी वस्तु को दूसरी वस्तु मान लें, तो इसका मतलब वो काम हमने भ्रम से कर दिया है, तो भ्रांतिमान अलंकार होगा। तो कल के वीडियो में पिछली जो 2 क्लास थी मैंने उसके बारे में लगभग कंक्लूड किया है। अब आज देखेंगे भ्रांतिमान के बाद में सीधे हम लोग पहुंचेंगे अतिशयोक्ति अलंकार के बारे में। इसके बारे में अतिशयोक्ति अलंकार हेडिंग डालेंगे आज, अतिशयोक्ति अलंकार। वैसे यहाँ पर वर्तनी भी पूछेगा अतिशयोक्ति की क्या है, तो जो मैंने वर्ड लिखा है इसी को आपको आयोग में लगाना है। तो इसमें लिखेंगे जहां पर किसी बात को लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए। लिखेंगे जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन, जहां किसी वस्तु पदार्थ अथवा कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। ये दिया हुआ है। क्या बताया है कि जहां पर किसी वस्तु अथवा पदार्थ या कथन का वर्णन लोक सीमा से बढ़ाकर प्रस्तुत किया जाए वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। वही तिल का ताड़ बनाना, छोटी सी बात को बढ़ा चढ़ाकर कहना, उसी को बोलेंगे अतिशयोक्ति अलंकार। एक पंक्ति लिखवाया था, लेवत मुख में घास मृग, ये नालंदा में लाइन दी गई होगी, आपने देखा होगा। लेवत मुख में
लेवत मुख में घास, लेवत मुख में घास मृग, लेवत मुख में घास मृग, मोर तजत, मोर तजत नृत्य जात, मोर तजत नृत्य जात, आंसू गिरियत, आंसू, आंसू गिरियत जर लता, आंसू गिरियत जर लता, जैसे, जैसे पीरे पीरे पार, ये लाइन दी गई है। आंसू गिरियत जर लता जैसे पीरे पीरे पार, इसका मतलब होगा कि लेवत मुख में घास मृग, एक मृग था, एक हिरण था, वो घास खा रहा था या मुख में घास ले रहा था। उसी समय मोर तजत नृत्य जात, यानी तभी मोर नाचते हुए बगल से निकला। अब जब मोर बगल से नाचते हुए निकला और मृग ने या हिरण ने उसको देखा तो था नहीं, तो आराम से घास खा रहा था। जैसे ही बगल से देखा कि कोई जानवर आ गया है और नाचते हुए निकला है मोर वहां से, तो आंसू गिरियत जर लता, इसका मतलब उस जो मृग है, उस हिरण के आंसू उसकी पेड़ की जो लताएं थी उसी के ऊपर गिरना शुरू हुई, यानी उसकी जड़ों पर उसके आंसू गिरना शुरू हुए, जो कि पेड़ के नीचे हुई वो मृग था। तो आंसू गिरियत जर लता, कैसे? जैसे पीरे पीरे पात, जैसा पीला पत्ता नहीं गिरता है पेड़ का, उतने बड़े बड़े आंसू गिरना शुरू हुए। तो आंसू कितना भी बड़े हो जाए, लेकिन पत्ते जैसे आंसू नहीं हो सकते इतने बड़े। तो यहाँ पर क्या किया गया, बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। या फिर जैसे कहा जाए कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गए, गए निशाचर भाग। इसका मतलब हनुमान की पूंछ में आग नहीं लगी, लंका पहले ही जल गई। तो जहां पर बात को बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाए, इसका मतलब वहां पर अतिशयोक्ति अलंकार होगा। तो इसको स्क्रीनशॉट करेंगे, फिर अगला लिखवाएंगे। अगली हेडिंग डालेंगे विभावना अलंकार। एक अलंकार है विभावना, विभावना अलंकार, विभावना अलंकार। इसमें लिखेंगे, विभावना में आप सभी को लिखना है जहां पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां पर बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, कार्य का होना पाया जाए, वहां विभावना अलंकार होता है, वहां विभावना अलंकार होता है। जैसे लिखा है, एक एग्जाम्पल थ्रू समझेंगे। बिनु पद चले, बिनु पद चले, सुने बिनु काना, सुने बिनु काना, कर्म बिनु कर्म, कर्म बिनु कर्म, करे विधि नाना, करे विधि नाना। इसका मतलब क्या हुआ? बिनु पद, बिनु पग चले सुने बिनु काना, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, करे विधि नाना। इसका मतलब होता है बिना पगों के चले हुए, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म, हाँ, बिना पगों के चले हुए, बिना कानों के सुने हुए, बिना कर्म के किए हुए, करे विधि नाना, मतलब विभिन्न प्रकार की कोई कल्पनाएं करते रहना। मतलब आपको पग से भी ना चलना पड़े, कान से कोई चीज सुनना भी ना पड़े, और कोई कर्म आपको करना ना पड़े, और विभिन्न प्रकार की आप जो कल्पनाएं करते रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? जहां पर बिना कारण के कोई कार्य का होना पाया गया, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? विभावना अलंकार होगा। आयोग ने इस एग्जाम्पल को पूछा है विभावना अलंकार में। तो इसको लिखेंगे विभावना को, इसके बाद में हम लिखेंगे विशेषोक्ति अलंकार। इसके बाद में हेडिंग डालना है विशेषोक्ति अलंकार।
विशेषोक्ति। विशेषोक्ति अलंकार। विशेषोक्ति अलंकार इसमें लिखेंगे जहां पर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता। जहां पर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता। कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता। वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। वहां विशेषोक्ति अलंकार होता है। यानी कहने का मतलब है, अभी देखा होगा आपने कि लोग बोलते हैं कि पैसा नहीं है, जबकि उनके पास पैसा बहुत, फिर भी कहते हैं कि पैसा नहीं है। तो इसका मतलब यही हुआ कि जहां पर कार्य के रहने पर भी कार्य ना हो। कहने का मतलब है पैसा आपके पास है, फिर भी आप कह रहे हैं पैसा नहीं, आप अपना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये होगा। अब कंडीशन ये दी गई है कि कहा जहां पर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता। एक पंक्ति दी गई है और इसको वीडियो के पेपर में पूछा गया था। इस पंक्ति को एग्जाम्पल देखेंगे, इसका कौन सा है। एक लाइन पूछी गई थी, पानी बिच मीन प्यासी। पानी बिच मीन प्यासी। मोही सुनी सुनी आवे हासी। मोही सुनी आवे हासी। इसका मतलब क्या हुआ कि पानी के बीच में मछली है, पानी बीच मीन प्यासी, पानी के बीच में ही मछली रहती है ना। और कह रही कि पानी बीच मीन प्यासी, मोही सुनी आवे हासी। मछली कह रही कि मुझे प्यास लगी और रहती पानी में। तो ये बात सुन करके हमें हंसी का मतलब हंसी आ रही है। दूसरी चीज कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर कारण के रहने पर भी कार्य नहीं होता। पानी तो आपके पास है, फिर भी मछली कह रही है प्यास है, इसका मतलब पानी उपस्थित है, फिर भी वो दिखा रहे हैं कि मेरे पास नहीं। तो सेम एग्जाम्पल होगा, ये वीडियो के पेपर में यही एग्जाम्पल देखने को मिला था। विशेषोक्ति अलंकार। उसके बाद में लिखेंगे मानवीकरण अलंकार है। मानवीकरण अलंकार। मानवीकरण अलंकार। इसमें लिखेंगे जहां पर निर्जीव वस्तुओं का वर्णन या जिस पंक्ति में निर्जीव वस्तुओं का वर्णन सजीव की तरह हो। जिस पंक्तियों में या जिन पंक्तियों में निर्जीव वस्तु का वर्णन, इसमें लिखेंगे जिन पंक्तियों में निर्जीव वस्तु का वर्णन, जिन पंक्तियों में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह हो। सजीव की तरह हो। जिन पंक्तियों में निर्जीव वस्तु का वर्णन सजीव की तरह हो, वहां मानवीकरण अलंकार होता है। वहां मानवीकरण अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। जैसे देखेंगे, जैसे एक एग्जाम्पल लिया हुआ है कि एग्जाम्पल में लिखा है जगी वनस्पतियां अलसाई। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। जगी वनस्पतियां अलसाई मुख धोती शीतल जल से। इसमें देखो क्या दिया गया है कि जगी है वनस्पतियां, क्या था? निर्जीव की तरह वर्णन किया गया था
लेकिन यहाँ पर निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किससे हो रहा है? सजीव की तरह से। जो अलसाई हुई वनस्पतियां हैं, तो जंगली वनस्पतियां, अलसाई का मतलब नींद होता है। कैसे? मुख धोती शीतल जल से, शीतल जल से मुख धो रही, कहने का मतलब यहाँ पर नींद में थी या निर्जीव की जगह पर वनस्पतियां थी, और इन वनस्पतियों को सजीव की तरह वर्णन किया गया और कहा गया है कि मुख धोती हैं शीतल जल से। इसका मतलब वो वनस्पतियां शीतल जल से मुंह धो रही। तो निर्जीव वस्तुओं का वर्णन किस तरह से कराया गया है? सजीव की तरह कराया गया है। इसका मतलब यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार होगा। कौन सा अलंकार होगा? मानवीकरण अलंकार। इसके बाद में एक आपका अलंकार है प्रतीप अलंकार। ये बहुत बार पेपर में आ चुका है और क्वेश्चन ये भी आया है कि प्रतीप अलंकार किसका उल्टा होता है? प्रतीप अलंकार, प्रतीप अलंकार। तो प्रतीप अलंकार में क्या लिखेंगे? लिखेंगे यह उपमा का उल्टा होता है। यह उपमा का उल्टा होता है। यह उपमा का उल्टा होता है। उपमा अलंकार का उल्टा होता है, इसको लिख लेना। मैंने उपमा लिख दिया है ना। प्रतीप अलंकार में इसमें लिखना है जहां पर उपमेय का वर्णन उपमान के रूप में, यहाँ उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान का कथन उपमेय के रूप में किया जाए। लिखेंगे जहां उपमेय का कथन, परिभाषा में लिखना है जहां उपमेय का कथन, जहां उपमेय का कथन, जहां उपमेय का कथन उपमान के रूप में, उपमान के रूप में तथा उपमान का वर्णन, उपमान का वर्णन उपमेय के रूप में, उपमेय के रूप में, उपमेय के रूप में किया जाए, उपमेय के रूप में किया जाए, उपमेय के रूप में किया जाए, वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां प्रतीप अलंकार होता है। वहां प्रतीप अलंकार होता है। प्रतीप अलंकार होता है। जैसे लिखा हुआ है प्रतीप अलंकार होता है। एक लाइन दिया है, उसी तपस्वी से लंबे थे, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो खड़े। इसमें देखो पंक्तियों में क्या कहा गया? उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े। इसका मतलब ये होता है कि उपमेय की तुलना उपमान से कराई जाती है। यहाँ पर क्या हुआ है? उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान का कथन उपमेय के रूप में। अब इन लाइनों को पढ़ने के बाद आपको क्या लग रहा है? उसी तपस्वी से लंबे थे, इसका मतलब तपस्वी यहाँ पर ज्यादा लंबे थे। देवदार दो चार खड़े, इसका मतलब देवदार के पेड़ कहीं ना कहीं वो छोटे हैं और ये जो तपस्वी हैं ये क्या है? ये लंबे हैं। इसका मतलब तो यही हुआ है। तो जब ये हुआ, लेकिन हमें तुलना किससे कराना? तुलना हमें किससे कराना? देवदार कहना है कि देवदार का पेड़ लंबे होते हैं, तपस्वी छोटे होते हैं। लेकिन इन पंक्तियों में क्या कहा है? उसी तपस्वी से लंबे थे। तो तपस्वी यहाँ पर लंबे हैं और देवदार के पेड़ यहाँ पर क्या है? छोटे हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि उपमेय का कथन उपमान के रूप में और उपमान का कथन उपमेय के रूप में जहाँ पर किया गया है, इसका मतलब क्या किया गया है? उपमा अलंकार का उल्टा बताया गया है। क्योंकि उपमा अलंकार में क्या बताया गया कि उपमेय की तुलना उपमान के रूप में किया जाती है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है? उपमान की तुलना उपमेय के रूप में, यानी दोनों कंडीशन एक दूसरे के विपरीत हैं। एक लाइन और आती है, उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। इसका मतलब भगवान राम गंगा जी के तट पर, यमुना जी के तट पर पहुंचे हैं और उनको यमुना में नहाना है। बल्कि अब यमुना जी यहाँ पर कह रहे हैं उसी उतर नहाए जमुन जल जो शरीर समश्याम। जमुना जी खुद जाकर के दौड़ के वहां पर भगवान राम को नहला ले रही है, यानी उल्टा हो रहा है। तो जहां पर उल्टा वाली कंडीशन आएगी, और यही चीज लिखा हुआ है कि प्रतीक का मतलब क्या होगा? उपमा अलंकार का उल्टा होता है। कभी कभी क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, तो इसको भी नोट करेंगे। उसके बाद में लिखवाएंगे
विरोधाभास अलंकार, उसके बाद में लिखेंगे विरोधाभास अलंकार, विरोधाभास अलंकार। इसमें लिखेंगे जब दो विरोधी पदार्थों का वर्णन एक साथ किया जाए, जब दो विरोधी पदार्थों का वर्णन, जब दो विरोधी पदार्थों का वर्णन, जब दो विरोधी पदार्थों का वर्णन एक साथ किया जाए, एक साथ किया जाए, तो वहां विरोधाभास अलंकार होता है, विरोधाभास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार हो? विरोधाभास अलंकार होता है। एक लाइन लिखवाया था यहाँ पर, है ना, आग और पानी से संबंधित एक लाइन थी, या फिर सबसे छोटी लाइन है, इसमें लिखेंगे मीठी लगे अखियान लुनाई। एक लाइन लिखना है, लाइन लिखेंगे मीठी लगे अखियान लुनाई, मीठी लगे अखियान लुनाई। तो एक तरफ इधर मीठी दिया है और एक तरफ इधर लुनाई दिया है। लुनाई का मतलब होता है नमकीन। तो एक तरफ मीठा वर्ड दिया हुआ है और एक तरफ आपका क्या दिया है, नमकीन दिया है। तो यहाँ पर क्या है, दो विरोधी पदार्थों का वर्णन किया गया है। कहने का मतलब है इधर आपका मीठा दिया है, उधर आपका नमकीन दिया है, तो एक दूसरे का कहीं कहीं वो विपरीत दिया है। एक पंक्ति और लिखवाया था इससे पहले, हाँ लिखवाया था, सुलगी अनुराग की आग वहां, जल से भरपूर तड़ाग जहां। तो सुलगी अनुराग की आग, एक आग हो गया है, जल से भरपूर तड़ाग, तो एक तरफ तालाब दिया है, आग दिया और पानी दिया है। इसका मतलब भी दो विरोधी पदार्थों का वर्णन वहां पर किया गया है। तो विरोधाभास अलंकार इस तरह से हो गया है। हाँ, वक्रोक्ति के बारे में मैंने बता ही दिया है, विवक्षा अलंकार के बारे में मैंने बता ही दिया है। तो पीछे आप देखेंगे लगभग टोटल अलंकारों की संख्या देखें, इतने ही अलंकार मुझे पढ़ाना था और लगभग यहाँ पर क्लास को यहीं पर खत्म कर देंगे। तो पहले कौन सा बताया है, अनुप्रास अलंकार। अनुप्रास अलंकार के 5 थे, यमक, फिर श्लेष, फिर वक्रोक्ति, फिर विवक्षा। इस तरह से 5 वहां पर, 5, 6, 7, 8, 9 अलंकार उधर पढ़ाया है ना। 9 उधर हो गए हैं। अर्थालंकार में आएंगे तो एक हो गया है आपका उपमा अलंकार, रूपक अलंकार 2 हो जाएगा। रूपक के बाद में आएंगे तो संदेह 3, भ्रांतिमान 4, अतिशयोक्ति 5, विभावना 6, विशेषोक्ति 7, मानवीकरण 8, प्रतीक 9 और आपका विरोधाभास 10 अलंकार इधर, 19 अलंकार टोटल हो गए, है ना। तो आज की क्लास में यहीं पर समाप्त करेंगे और अलंकार का जो टॉपिक था 5-6 अलंकार बचे थे आज की क्लास में। बाकी आज ही की क्लास में लगभग रिवीजन करने के लिए मैंने पहले बेसिक चीजें बताई, तो उनको देख लेंगे। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, आज यहीं पर समाप्त करेंगे।